जानेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को संपूर्ण अंकगणित से संबंधित सूत्र और परिभाषाओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो अंकगणित जो 10 अंक का 10वीं कक्षा में पढ़ना है, इसमें अंकगणित में वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के बारे में बताने से पहले हम आधारित संख्याओं के बारे में बताना चाह रहे हैं, यानी पूरा रिव्यू देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों को प्राकृत संख्या के बारे में बताएंगे। तो प्राकृत संख्या वह संख्या है जिससे वस्तु को गिनने में उपयोग किया जाता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। जब प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं को जब हम गिनते हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो हम 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ ऐसे गिनते हैं, न कि 1 पेड़, 1.5 पेड़, 2 पेड़, ऐसा हम नहीं गिन सकते हैं। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी ऐसे हम गिनते हैं। हम 1 आदमी, आधा आदमी, 1.5 आदमी ऐसे नहीं गिन सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे प्रकृति में ईश्वर द्वारा दिए गए वस्तुओं को गिनने में उपयोग किया जाता है। इसलिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात अगर हम लें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात अगर हम लें तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना असंभव है, क्योंकि मान लिया जाए कि हम 99 लेते हैं, तो 99 के बाद क्या कौन सी संख्या आएगी? 100 आएगी। मान लिया कि हम 1 लाख लेते हैं, 1 लाख के बाद भी 1,01,000 संख्या आएगी। इस प्रकार हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, नहीं लिखा जा सकता है। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। तो जब हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 डाल देते हैं तो वह पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। 0 डालने पर ही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत। अब रही बात कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, तो वो भी संभव नहीं है लिखना, क्योंकि 1 के बाद अगला पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी लिखना संभव नहीं है। पूर्ण संख्या के बाद हम पूर्णांक की बात करते हैं। या पूर्णांक के पहले हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि किसी भी संख्या के दाहिने बगल हम 0 डाल देते हैं तो उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे हम 1 है, 1 के दाहिने बगल 0 डाल देते हैं तो 10 हो जाता है। अर्थात पहले 1 था, आज अब 10 हो गया। अगर हम 10 के दाहिने बगल एक 0 डाल देते हैं तो पहले 10 था, अब कितना हो गया? 100 हो गया। इस प्रकार क्या हो जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है दाहिने बगल 0 रखने पर। और कि संख्या के बाएं बगल यानी आगे 0 हम डालते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मान लिया कि 2 लिखा हुआ है, उसके आगे हम 0 डाल दिए तो 2 का 2 ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसमें 10 गुना चाहे कुछ भी वृद्धि नहीं हो पाएगी उसके मान में, उसका मान कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम पूर्णांक की बात कर रहे थे, तो पूर्ण संख्या के समूह में अगर हम ऋणात्मक संख्या को अर्थात माइनस वाली संख्या को शामिल कर देते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। जैसे में हो गया -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट यानी अनंत तक। अब रही बात कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन होता है और सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होता है, तो न सबसे छोटा पूर्णांक हम बता सकते हैं और न सबसे बड़ा पूर्णांक बता सकते हैं। पूर्णांक में सबसे छोटा हम बता सकते हैं, सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता है, और न ही सबसे बड़ा पूर्णांक होता है। ये दोनों को बताना असंभव है। अब पूर्णांक को हम अगर विभाग करके लेते हैं तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक में होता है धनात्मक पूर्णांक, अर्थात धन यानी प्लस वाली संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक में लेंगे, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस इसमें लगा हुआ हो, माइनस वाले संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक को उदाहरण अगर हम ले लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात इसमें प्लस छिपा हुआ है। हो सकता है प्लस कहीं दिया हुआ भी हो, जैसे +1, +2, +3, यह धनात्मक पूर्णांक होगा। और नहीं भी दिया रहेगा प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह छुपा रहता है, वो भी धनात्मक पूर्णांक में ही गिना जाएगा।
अब ऋणात्मक पूर्णांक के उदाहरण अगर लेते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक में छुपने वाली छुपाने वाली कोई बात नहीं है, उसमें माइनस लगा ही रहेगा। जिसमें माइनस लगा रहेगा वह ऋणात्मक पूर्णांक में ही गिना जाएगा। अब इसके बाद हम आपको जो सम संख्या है, विषम संख्या है, उसके बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि जब आप स्टैटिक्स में जाइएगा तो सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या की ज़रूरत पड़ती है। तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी 2 से वह क्या होता है, विभाजित हो जाता है, उसे सम संख्या कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाता है। जैसे में आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक। अब विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर, जो जोड़ा में नहीं हो, अर्थात जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया आपको 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो विषम संख्या हो गया। अब हम आगे चलेंगे तो परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम बाटा में लिख सकते हैं, अर्थात वैसी संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी बाटा में हो गया। 2/3 तो बाटा में ऑलरेडी है, ये है, परिमेय संख्या है। 5/7 -1/2, अर्थात जो बाटा में संख्या है या जिस संख्या को हम बाटा के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद है अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √√3, √2, √7, इसको हम p/q के रूप में, बाटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब रही बात रियल नंबर की, यानी वास्तविक संख्या की बात, जो 10th क्लास में बच्चे को पढ़ना है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को अगर मिला दिया जाए तो हमें रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल है। जैसे में रियल नंबर के जैसे में आप दे सकते हैं -1, 1/2, 3/4, √3, √7, √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 2/1 हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो रियल नंबर के बारे में हमको अध्ययन करना है अंकगणित में। अब हम अपने व्यूअर को परिभाषा जो हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं उससे संबंधित परिभाषा को हम लिखित के रूप में बताना चाह रहे हैं। चलिए बोर्ड पर करके दिखाइए। और आगे से दिखाइए ताकि पूरा दिखाई दे। धीरे धीरे वीडियो कीजिए, पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। और आगे जाइए, और आगे जाइए, और आगे जाइए। एक एक लाइन को कीजिए सही से, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे जो स्पष्ट दिखाई, जो कोई भी बच्चा आराम से देख के लिख सकता है। ऊपर लाइन हो जा रहा है तो नीचे वाला कर लीजिए। पहले हम परिभाषा दिखाएंगे, उसके बाद परिभाषा से संबंधित इससे संबंधित सूत्र लिखाएंगे। सूत्र लिखाने के बाद इस अंकगणित जो 10 नंबर का मैट्रिक के सिलेबस में 10 नंबर का अंकगणित है, तो संपूर्ण अंकगणित जो 10 नंबर का है उस संपूर्ण अंकगणित का मैथ का सॉल्यूशन करके पुनः हम वीडियो बना करके डालेंगे। जो बुक में है, BTC का बुक में है, उसको भी उस पूरा मैथ को हम सॉल्यूशन करके डालेंगे वीडियो बना करके। और जो टारगेट जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट में जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है, चाहे अन्य प्रकार के भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अंकगणित से संबंधित, उन सबको भी हम वीडियो कर यानी उसका फिल्म बना करके हम अपने YouTube चैनल आर्यभट्टा मैथमेटिक्स YouTube चैनल पर
उसको डालेंगे। जो अभी अभी नए हैं, जब नए नए इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जितने भी हम मैथ से संबंधित वीडियो बना करके अपने चैनल पर डालेंगे, उनके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाएगा और उनका संपूर्ण रूप से अंकगणित का जो भी क्लास चल रहा है, संपूर्ण अंकगणित से संबंधित जितने भी सवाल हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, संपूर्ण हल करके हम वीडियो बना के डालेंगे, उनको सबसे पहले उनके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए और उनको वीडियो मिल जाए और अपना देख करके उसे अपना आगे की तैयारी आराम से कर सके। सभी व्यूअर को ओम नमस्ते।